बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबर। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेजबान अनीका निसार। नाजरीन, कहते हैं दूसरों को नसीहत करने से पहले खुद का गिरेबान झांकना बहुत अहमियत का हामिल होता है और अगर ना किया जाए तो फिर चीजें लौट कर आती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान साहब दूसरों को तो ऑफशोर कंपनीज के हवाले से मना करते रहे, तनकीद का निशाना बनाते रहे। एक ट्वीट भी उनका मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि कोई भी शख्स ऑफशोर कंपनी या तो टैक्स चोरी के लिए बनाता है या फिर गलत तरीके से कमाया हुआ माल छुपाने के लिए बनाता है। लेकिन अब क्या करिए कि 1983 में बनाई हुई ऑफशोर कंपनी इमरान खान साहब के नाम निकल आई और कहा यह जा रहा है कि लंदन का फ्लैट खरीदने के लिए जी ऑफशोर कंपनी बनाई गई थी। अब इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ जरूर करवाऊंगी आपसे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट। उनके साथ तशरीफ फरमा है तनवीर शहजाद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। दोनों से जानेंगे उनका मौकफ। लेकिन आखिर इमरान खान साहब कहीं अपने ही बिछाए हुए जाल के अंदर फंस तो नहीं गए? देखिए अनिका, सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। अपोजिशन जो पनामा लीक्स के ऊपर एहतजाज कर रही थी, उसके गुब्बारे से आस्ता आस्ता हवा निकलना शुरू हो गई है। इमरान खान साहब ने खुद एतराफ़ कर लिया है कि वो टैक्स बचाने के लिए बरतानिया में एक ऑफशोर कंपनी उनकी थी, मलकियत थी, उसको वो चलाते रहे हैं, उसमें ट्रांजैक्शंस होती रही हैं। मेरा सवाल ये है कि इमरान खान साहब जो ऑफशोर कंपनियों के हवाले से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उन्होंने ये बात पाकिस्तानी कौम से क्यों छुपाई? वो क्यों मंजर आम पे नहीं लेके आए? कहा यह गया है कि मुझे मेरे अकाउंटेंट ने कहा था कि तुम बरतानवी शहरी नहीं हो, तुम बना सकते हो, मैंने बना ली। भी हो सकता है नवाज शरीफ के बच्चों को भी जो है किसी अकाउंटेंट ने कहा हो, कहते हैं कि जनाब हम पैसे जो है वो वापस लेके आए हैं। अगर हुसैन नवाज, हसन नवाज अपने पैसे वापस ले आए तो क्या बरीउ जमा हो जाएंगे? ताज़ा सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है और इमरान खान की ऑफशोर कंपनी निकल आई है। नवाज शरीफ के बच्चे जो हैं उनके ऊपर भी इल्ज़ाम है, जो इमरान खान के साथी हैं, इमरान खान की जो सिस्टर हैं, हमशीरा हैं, इनके ऊपर भी ये निकल आया कि दुबई में इनकी इन्वेस्टमेंट है, इनकी चीज़ें हैं। बात यह है इमरान खान की अखलाकी पोजीशन बहुत कमज़ोर हो गई है। ये पनामा लीक्स का केस मज़ीद कमज़ोर हो गया है। अब तो या सबको सज़ा मिलेगी या किसी को नहीं मिलेगी। किस मुंह से इमरान खान नवाज शरीफ का एहतसाब करेंगे जब इमरान खान के अपनी ऑफशोर कंपनी है, अलीमा खानम के दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट है, अलीम खान, जहांगीर तरीन, जुल्फी बुखारी, एक लंबी लिस्ट है जो पनामा लीक्स के अंदर है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के लोग हैं। क्या पाकिस्तानी मुआशरे में सारी सियासी जमातों के टॉप लीडर्स जो हैं इनका एहतसाब मुमकिन होगा या सबको हटा के आप करेंगे? देखिए बात यह है, मुल्क से बाहर शादियां भी हो रही हैं, मुल्क से बाहर बच्चे जो औलादें भी मौजूद हैं, मुल्क से बाहर अकाउंट्स भी हैं, कारोबार भी हैं, ऑफशोर कंपनियां भी हैं। पाकिस्तान को कोई ऐसी कानून साजी करनी चाहिए कि वो देखें कि इसमें कौन सी चीज़ इलीगल है, कौन सी मुल्क की मफाद खराब है, फिर सबके ऊपर वो होना चाहिए। ऐसा नहीं, मुल्क से बाहर तमाम चीजें खुद मुल्क में बैठे हुए हैं और मुल्क की हुक्मरानी भी कर रहे हैं, मुल्क की लीडरशिप भी संभाले हुए हैं। ये बताइएगा अब इमरान खान साहब कैसे पूछेंगे? और वो ट्वीट के बारे में बताएं फारूक साहब, क्या इन्होंने टैक्स एवेड करने के लिए ऑफशोर कंपनी खोली या इलीगल पैसा जो है छुपाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूब तनवीर साहब, सुबह ही सुबह जो कुछ आपने कहा। पहली चीज़ ये है, ये ऑफशोर कंपनी है नहीं है, ये थी, और थी कब? 33 साल पहले। और सर उसकी ट्रांजैक्शंस बाद में होती नहीं है। मेरी बात अब मुझे मौका देना, मुझे मेरी भी तो अर्ज़ सुन लेना। 33 साल पहले थी और जनाब ये उस वक्त वो क्रिकेटर थे, ना वो पीटीआई बनी थी, ना उनके पास कोई ओहदा था उस वक्त। और ये ऑफशोर कंपनी से जो उन्होंने फ्लैट बनाया, मैं ये कहता हूं कि आप कहते हो कि अखलाकी पोजीशन कमज़ोर हुई है। मेरा ख्याल है उनकी अखलाकी पोजीशन 10 गुना बढ़ी है। लीडर वो होता है जो सच बोलता है, लीडर वो होता है जो गलत बयानी नहीं करता, जो अवाम के सामने के साथ धोखाधड़ी नहीं करता। इमरान खान ने कहा यस, ये कंपनी थी 33 साल पहले, क्योंकि उस वक्त मैं क्रिकेटर था, मैंने फ्लैट खरीदना था। इसको अब मेरी बात सुन ले। गुनाह 33 साल पहले, जो आज गुनाह है वो 33 साल पहले भी गुनाह है, जो आज क्राइम है वो पहले भी क्राइम है। मुल्क से बाहर जो है, तनवीर साहब सुन लें, ये पैसा उनका जायज लीगल हक हलाल की कमाई से उन्होंने वो फ्लैट खरीदा। सर ये तो आप कह रहे हैं, वो दावा करें, फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होना चाहिए इमरान खान के साथ, वो लोग बताएंगे कि मुझे कि इमरान खान साहब ने आज जाकर ये क्यों माना कि उनकी ऑफशोर कंपनी थी? जिस टाइम पर वो ट्वीट कर रहे थे या जिस टाइम पर इल्जाम तराशी कर रहे थे तब क्यों नहीं माना? नहीं ठीक है, तो अगर ये बात अगर अभी सामने आई है और उन्होंने पहली ही सवाल में उन्होंने इसको एडमिट कर लिया है, तो ये तो उनकी ग्रेटनेस है। मीडिया में आने के बाद सच क्यों बोला गया, पहले सच क्यों नहीं बोला गया?
पनामा लीक्स में है, जिसको इस वक्त पूरी दुनिया डिस्कस कर रही है, पनामा लीक्स में तो उनका नाम नहीं है कि जी 33 साल पहले इमरान खान की एक ऑफशोर कंपनी थी। नंबर 1, ये पैसा लूटा हुआ पैसा नहीं है, ये मेरा आपकी जेबों से चोरी किया हुआ पैसा नहीं है ऑफशोर कंपनी। और फिर मजे की बात यह है कि ऑफशोर कंपनी वो बेचते हैं, उसके बाद पाकिस्तान वो अपना फ्लैट बेचते हैं, पैसा पाकिस्तान लेके आते हैं और फिर यहाँ पे बनी गाला जो भी उन्होंने काम करना किया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जमीन आसमान का फर्क है। आप एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर नहीं कर सकते। कहाँ एक नेशनल हीरो इमरान खान और कहाँ फिर मैं क्या कहूँ नवाज शरीफ। देखिए नेशनल हीरो अगर इमरान खान साहब आपके तो कई लोगों के नवाज शरीफ साहब भी हो सकते हैं। कैसे नेशनल हीरो हैं जिनके साथी जो हैं कोई कर्जे माफ करा रहा है, किसी की ऑफशोर कंपनी है, कोई प्रॉपर्टी माफिया में है, किसी के ऊपर दूसरे मुकदमे हैं। अब इस हीरो के साथ राजा रियाज साहब भी शामिल होने जा रहे हैं। ये इस कमाश के लोग जो हैं, आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान बदल देंगे लोग। की बात है कि वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जो कि पार्लियामेंट आते हुए घबराते हैं। और जिस पार्लियामेंट में फारूक साहब अब तो जा रहे हैं मंडे को तो अब जा रहे हैं ना, जब प्रेशर बना उनका तो नाम ही नहीं है, पर्सनली तो नाम नहीं है ना इमरान खान साहब का, तो पर्सनली मानता हूं। तो अब टीओआर में इमरान खान से तफ्तीश शुरू होनी चाहिए। इमरान खान के कोई बच्चे, फैमिली, उनकी अलीमा खान की जो सिस्टर है वो इंडिपेंडेंट है, वो जो मर्जी करे। हुसैन नवाज भी तो इंडिपेंडेंट है। नहीं, लेकिन देयर इज अ बिग लिंकेज। अनिका, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। आप मुझे 1990s में जो प्रॉपर्टी बनाई वो किस पैसे से बनाई, वो ये तो देखे ना, वो तमाम चीजें। सिर्फ एक सवाल के अंदर आप मुझे जरा फारूक साहब से ये कि एक बंदा जिसका पनामा लीक्स में नाम आए, जिसकी ऑफशोर कंपनी है ही नहीं जिसके नाम पे, तहकीकात का आगाज उससे होना चाहिए या जिसकी ऑफशोर कंपनी है उससे होना चाहिए? आगाज किससे होना चाहिए? किससे होना चाहिए फारूक साहब? जिसकी कंपनी नहीं है उससे। लीगली, टेक्निकली, रिकॉर्ड के मुताबिक, पनामा लीक्स के मुताबिक क्या इमरान खान की इस वक्त को ऑफशोर कंपनी है? बता दीजिए। ये बता दीजिए नवाज शरीफ साहब भाई 33 साल पहले थी, खत्म हो गई, वो प्रॉपर्टी बिक गई। अब बताएं, अब मुझे बताएं ये बात। अगर आज ऑफशोर कंपनी रखना गलत है तो 33 साल पहले कैसे जायज हो गया? एतजाज अहसन साहब भी कहते हैं कि कानूनी तौर पर जो है इमरान खान साहब की स्टैंडिंग बहुत ज्यादा हाई है इन कंपैरिजन टू नवाज शरीफ साहब। वो कैसे? देखो जी, स्टैंडिंग का फतवा अगर अपोजिशन खुद ही देगी तो उस पर कौन एतबार करेगा, कैसे एतबार करेगा? हम तो ये कहते हैं कि देखिए, जो चीज़ें, नवाज शरीफ एक ऐसा आदमी है जिसने पाकिस्तान की सियासत के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ उसने मुताबिकत अख्तियार करने के लिए कानून भी तोड़े हैं, सारा कुछ किया। वही उसी कमाश के लोग, उसी तरह के मशागल के लोग अब इमरान खान के आगे पीछे जमा हो गए हैं। उसी तरह इमरान खान की तरफ भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, यू टर्न लिए जा रहे हैं, यहाँ भी ऑफशोर कंपनियां निकल रही हैं। फर्क कोई नहीं है, 19-20 का फर्क होगा, ज्यादा नहीं। मंडे को आके, पता नहीं मंडे को आती भी है ये नहीं, आ रहे हैं। अगर आ भी जाते हैं और अगर वो बुक के मुताबिक ईमानदारी से पाकिस्तान के अवाम के सामने पार्लियामेंट की फ्लोर पे उन 7 सवालों को सच जवाब दे दे, मैं आपको कहता हूं, मैं सलाम करूंगा, सलूट करूंगा। 7 सवाल का जवाब एक बंदे से क्यों मांग रहे हैं? चलिए, जवाब जो लेने हैं वो तो चीफ जस्टिस साहब ने लेने हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने जुडिशल कमीशन के हवाले से सीधा सीधा इनकार कर दिया। कहते हैं जो टीओआर्स आपने दिए हैं वो बहुत ज्यादा वसी हैं, उसके ऊपर काम करना बहुत मुश्किल है। फिर ये कहते हैं कि तमाम लोगों को जो है, जितने भी करप्शन के हवाले से लोग हैं, वो इस जुडिशल कमीशन का दायराकार बहुत वसी हो जाएगा। इसके अलावा एक और बात भी उन्होंने कही जो कि ऑपोजिशन भी कहती रही, वो थी कानून साजी के हवाले से। तो ऑपोजिशन के तो तमाम पॉइंट्स जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने सामने लिया। भाई देखिए, मुझे तो बड़ा अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब के जो टॉप लीगल एडवाइजर्स हैं, कौन है? लॉ मिनिस्टर साहब हैं, सेक्रेटरी लॉ हैं, और फिर बड़े, मैं कहता हूँ नहायत कॉम्पिटेंट, और मैं उनके बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, अख्तर औसाफ साहब एक बड़े अच्छे लॉयर हैं। अटॉर्नी जनरल साहब जो है, उन्होंने जब ये टीओआर, जाहिर बात है उनकी इनपुट होगी, कुछ सियासी इनपुट लोगों की भी है उन टीओआर में, गवर्नमेंट की टीओआर, उन्होंने ये टीओआर बनाते हुए ये नहीं देखा कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो ऐसी टीओआर एक्सेप्ट कर लेंगे, और उन पे जाके वो चीफ जस्टिस साहब क्या कह रहे हैं, ब्रॉड बेस्ड, वाइड स्कोप, ओपन एंडेड, कई साल लग जाएंगे। हो सकता है 4-5 चीफ जस्टिस को लगाना पड़े सिर्फ एक ये पनामा लीक्स के ऊपर, कभी हो सकता है। तो लिहाजा मैं क्या समझता हूँ, एक लीगल सेटबैक भी है, एक मॉरल सेटबैक भी है, एक पॉलिटिकल सेटबैक भी है। ऑपोजिशन की पोजीशन विंडिकेट हो गई है कि जनाब जो वो बातें कह रही थी, उन्होंने कितनी अच्छी बात की। वो कहते हैं कि जी 3 महीने का टाइम हो, जो कानून बने जिसके तहत पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की फैमिली जो है उनकी जो इन्वेस्टिगेट किया जाए 3 महीने में, और बाकी जो लोग हैं उनको छोड़ना नहीं किसी को। बाकी जो लोग हैं, मैं कहता हूँ चले इमरान खान की 33 साल पुरानी कंपनी भी आप शामिल कर रहे हैं, 1 साल
उन लोगों के लिए। सही। तो मैं अब ये समझ रहा हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और कल जो उन्होंने एक और जगह पे ये कह दिया, रिमार्क दे दिए कि गुड गवर्नेंस तो कोई नजर नहीं आती है, सब कुछ घूम पे हम पे डाला जा रहा है। लेकिन गुड गवर्नेंस क्या सिर्फ फेडरल हुकूमत की बात है या प्रोविंशियल हुकूमतों की भी बात है? प्रोविंशियल हुकूमत में पीटीआई भी तो शामिल है। नहीं, वो मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन ठीक है, अगर पीटीआई में, केपी में कहीं पे गवर्नेंस के इश्यूज नहीं है, उनको 3 साल पावर में आए हुए हैं, तो मेरे ख्याल है और बेहतरी जितनी उसे भी देखने की जरूरत होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चीफ चाहिए। जस्टिस साहब ने जो तमाम बातें की है उसके अंदर कानून साजी एक अहमियत की हामिल है। तनवीर साहब, पहले ही कहा जा रहा है जुडिशल कमीशन इतनी देर हो गई, तूल पकड़ है, या मामला ये तो और तूल पकड़ गया। देखिए अनिका, ना तो फैसले की जल्दी अपोजिशन को है, ना हुकूमत को है, ना किसी और जगह पे हमें ये जल्दबाजी दिखाई दे रही। सही। हम क्यों अदालत से ये तवक्को रखते हैं कि उसके कंधे पे बंदूक रखें और वो फौरी तौर पे रातों रात तहकीकात करके फैसला सुना दे? देखिए, हुकूमत चाहती है कि ये मामला इल्तवा का शिकार हो, ये थोड़ा सा बजट तक इसको डिले करें, फिर रमज़ान शुरू हो जाए, फिर नए आर्मी चीफ का फैसला आ जाए, फिर हालात ज़रा बदल जाएं और उसके बाद इसमें कोई जान बाकी ना रहे। देखिए, 2-3 हफ्ते लिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो बातें कही हैं, उसने कहा भाई साहब ये जो आप कर रहे हैं ये तो कई नस्लों तक फैसला नहीं हो सकेगा। ये जो इस कानून के तहत, इसके तहत तो हमारे पास इख्तियारात नहीं है। नाम वाजे करें, इल्ज़ामात वाजे करें, हमारा स्कोप वाजे करें, हमारे इख्तियारात वाजे करें, नया कानून लेके आए। और उन्होंने इनकार नहीं किया। जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है, अब हुकूमत की तरफ से एक लेटर जाएगा कि जनाब बताइए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, वो बताएंगे फला इख्तियारात हमें चाहिए। और इस खतो किताबत में देर हो जाएगी। जो घरानों का भी पूछा है, कंपनियों का पूछा है, तमाम उन्होंने कहा कि आप हवा में बातें ना करें, आप ये वेग किस्म की ट्यूअर्स हमें ना भेजें, आप एग्जैक्टली बताएं भी कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व हैं, कौन सी ऑफशोर कंपनी है, पूरे डिटेल देंगे तो आगे कार्रवाई चलेगी। एक तो ये, और दूसरा फिर उन्होंने ये कहा कि ये टूथलेस कमीशन, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया उनके लेटर में, टूथलेस यानी कि एम्पावर्ड नहीं है, इसके कोई लीगल बैकिंग होनी चाहिए। मैं अभी भी कहता हूँ कि मेरा ख्याल है जाहिद हामिद साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं, उनका बड़ा रोल है इसके अंदर। ये वही जाहिद हामिद साहब हैं जो जनरल मुशर्रफ के लॉ मिनिस्टर थे, और वो इमरजेंसी वाला जो ऑर्डर था, जाहिर बात है लॉ मिनिस्टर के थ्रू ही गुजरता ना, फिर जाके वो आगे इंप्लीमेंट होता है। ये वही जाहिद हामिद साहब पे भी एम्बेरस कराए प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए, ये जो उनकी टीम है उसमें भी थोड़ी बहुत छांटी भी होनी चाहिए। तो उन्होंने गलत एडवाइस दी। अगर ये मामला अदालत में हल नहीं होता, अगर ये मामला पार्लियामेंट में कंसेंसस नहीं आता, फिर हालात जिस तरफ जा रहे हैं वो पाकिस्तान के फ़ायदे की बात नहीं है। रज़ा रब्बानी कल कह चुके हैं कि टेस्ट ट्यूब गवर्नमेंट जो है ये पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकेगी, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से नवाज गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी तोड़ी जा रही है, जिस तरह मीडिया कैंपेन आ रही है, मुझे लगता है कि फिर फैसला कानूनी तौर पे नहीं होगा। के साथ वो अपनी क्रेडिबिलिटी खुद तोड़ रहे हैं। और चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, मेरा ख्याल है ये सुप्रीम कोर्ट भी दे आर वाइजर नाउ। जो मेमोगेट कमीशन का हाल हुआ, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इतना, वो चीफ जस्टिस 3 जो थे अच्छा काम किया। दूसरा ये जो इलेक्शन रिगिंग वाला कमीशन था पिछले साल, इसमें बहुत एम्बैरस हुआ। अब इस जुडिशल कमीशन का फैसला तो करना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और फैसला करने से पहले जो है वो तमाम चीजें जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मांगी हैं, जब तक वो आएंगी नहीं तब तक किस तरीके से काम किया जाएगा, ये सवाल है। डेफिनेटली जुडिशल कमीशन टूथलेस जिस तरीके से बोला गया, ये पहले भी हम सवाल उठाते थे कि अगर ऐसा जुडिशल कमीशन बना तो टूथलेस नहीं होगा, और वही बात तमाम चीजें सामने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी ले। लेकिन फैसला एक और भी हुआ है, और वो फैसला हुआ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में। आर्मी चीफ और अफगानिस्तान के सफीर में मुलाकात हुई। इन दोनों के दरमियान मुलाकात में ये चीज़ डिसाइड हुई कि चंद दिन पहले जो तोरखम बॉर्डर बंद किया गया था, उस तोरखम बॉर्डर को दोबारा खोला जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात वैसे तो कहा जाता है कशीदगी की तरफ जा रहे हैं, इस स्टेप को आप कैसे देखते हैं? कुछ दिन पहले बंद किया गया था, अब क्यों खोला जा रहा है, क्या रीजंस हैं इसके पीछे? मेरा ख्याल है ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। 4 दिन से तोरखम बॉर्डर क्लोज है, ट्रैफिक रुकी हुई है, लोग बॉर्डर जो नॉर्मल लोगों ने क्रॉस करना होता है वो क्रॉसिंग नहीं हो रही है, ट्रेड जो है वो मामला रुके हुए हैं। तो ये एक बड़ी सही सिचुएशन नहीं थी। और उससे ऊपर क्या हुआ कि जो नेगोशिएशन हो रही थी, हमारे आर्मी के लोग, हमारे अपना फ्रंटियर कोर के लोग वगैरह और अफगान साइड से जो लोग थे, उनकी जो मुलाकातें हो रही थी वो उनमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। मसला क्या था? हम कह रहे हैं कि जी वो जो एरियाज हैं क्रिटिकल, वहाँ पे जहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, जहाँ पे इलीगल स्मगलिंग हो रही है, इलीगल क्रॉसिंग हो रही है, भाई वहाँ पे हमने फेंसिंग करनी है अपने इलाके में रह के, बार्ब वायर वगैरह वगैरह वगैरह। आफ्टर इंडिया ने भी तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो तो डिस्प्यूटेड लाइन है, यहाँ तो कोई डिस्प्यूट
मौजूद नहीं है पाक अफगान बॉर्डर पे, उन्होंने तो वहां फेंसिंग की है, तो हम क्यों नहीं अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए ये काम कर सकते? कि हुआ क्या, वो भी अपने टैंक ले आए, अपने फौजी ले आए, अपनी आर्मर्ड पर्सन करने, फिर जारी बात हमने भी रीइंफोर्समेंट भेजी। तो मैं समझता हूँ इस मीटिंग से एक फायदा हुआ है कि एक क्लैश, जो पॉसिबल क्लैश हो सकता था पाकिस्तान अफगान बॉर्डर फोर्सेज में, वो रुक गया, वो नहीं हुआ। और दूसरी चीज ये कौन खुश होता, इंडियन बहुत खुश होते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो फौजें हैं उन्होंने तोरखाम, जो मेन हमारा चेक पॉइंट है, वहां पे जनाब के क्लैश हुए, वो तो बड़े खुश होते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरा खुशी को अभी चकनाचूर की है थोड़े अरसे के लिए, पता नहीं आगे क्या होता है। लेकिन तनवीर साहब मुझे बताइएगा, आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, इंतहाई अहमियत का हामिल ये डिसीजन है, कोई हुकूमती नुमाइंदा क्यों नहीं था यहाँ से? हमारा कोई देखिए, तोरखाम बॉर्डर के जो मामलात हैं बराह रास्त सिक्योरिटी से मुताल्लिक हैं और उन मामलात को फौज ही देख रही है और उन्हीं का बनता था कि उसके अंदर, और जो आर्मी चीफ मुलाकात करते हैं उसमें सियासी हुकूमत की, सियासी हलकों की आउटपुट शामिल होती है और उनका आपस में एक रब्ता है। देखिए, बात यह है कि 15 से 20 हज़ार अफराद रोज़ाना तोरखाम बॉर्डर क्रॉस करते हैं। यहाँ से मरीज़ अफ़गानिस्तान से आते हैं, यहाँ से दवाइयाँ जाती हैं, खाने पीने की चीज़ें, तामीराती सामान बहुत ज़्यादा जाता है। 4 दिन से ये मुकम्मल तौर पे बंद थी और वहाँ पे काफ़ी मुश्किलात थी। बाचा खान यूनिवर्सिटी की जो इब्तदाई तहकीकात सामने आई हैं उसमें हमें पता चला है कि ये लोग अफ़गानिस्तान से आए थे। अफ़गानिस्तान से लोग आके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें करने में शरीक रहे हैं। पाकिस्तान सिर्फ ये कहता है कि जो लोग अफ़गानिस्तान से आएँ तो उन लोगों को वीज़ा लेके आना चाहिए, उन लोगों को पासपोर्ट के ज़रिए एक लीगल तरीके से आना चाहिए। देखिए, बहुत से ख़ानदान ऐसे हैं जिनकी रिश्तेदारियाँ सरहद पार हैं, वो पाकिस्तान में भी आधा खानदान रहता है, आधा अफगानिस्तान में रहता है, और माजी में इस तरह की कोई कदरें, रुकावटें उनके ऊपर नहीं थी। अब पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर जाकर कानून तोड़ते हैं। तो पाकिस्तान ने कहा हम बाड़ लगाकर, वैसे तो ये बहुत बड़ी सरहद है, ये इसको बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन जो किया जा सकता है वो इक़दाम पाकिस्तान करने की इतनी बड़ी 2-2.5 किलोमीटर की पाक अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है उसको आप टोटली फेंस नहीं कर सकते। हालांकि इशू ये कई मरतबा सामने आया कि जनाब इसको आप फेंसिंग करें ताकि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ये स्मगलिंग और इलीगल मूवमेंट जो है इसको रोका जाए। लेकिन मेरा ख्याल है इसको अब बॉर्डर सिक्योरिटी को और इफेक्टिव करने के लिए इनको सर्वेलेंस ड्रोन इस्तेमाल करने पड़ेंगे, इनको और मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, एरियल मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी। फारूक साहब, वो अफगान रेफ्यूजीज जो इधर हैं वो भी तो डेफिनेटली मदद कर सकते हैं वहां से लोगों को आने की, तो जी, अफगान रेफ्यूजीज वाला भी इशू है, क्योंकि अब देखें काफ़ी फैमिलीज जो हैं जिन्होंने वहाँ पे जाना था पिछले 4 दिनों से, वो मुख्तलिफ बड़ा लंडी कोतल में खासकर जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस, ऐसी जगह वहाँ पे उन्होंने अपना कैंपिंग की हुई है, तो सूरत हाल ठीक नहीं है। और दूसरा तोरखाम बॉर्डर पे जो बड़ा इशू है वो क्या है, वो ये है कि हमारी तरफ भी मेरा ख्याल है करप्ट लोग हैं जो हमारी कस्टम क्लियरिंग पोस्ट हैं, ये एक वो मसला भी है कि रिश्वत लेते हैं और क्रॉसिंग जो है करवाते हैं। अफगानिस्तान पहले वहाँ एक ट्रक पकड़ा गया, यानी मेयो अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, सरकारी अस्पतालों की दवाइयाँ जिन पे नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है वो अफगानिस्तान ले जाई थी ट्रक, और यहाँ मेडिसिन की किल्लत हुई है, वहाँ भेजा जा रहा है। रोकने की जरूरत, ठीक है, रोकने की जरूरत है, लेकिन रोकने के लिए हमारे यहाँ सबसे पहले तो ये तमाम चीजों को सीधा करने पड़ेगा। यहाँ नादरा के जरिए अफगान रेफ्यूजीज, गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड बेचे जा रहे हैं, तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे, इन तमाम चीजों को भी देखने की जरूरत है। लेकिन एक और चीज देखी, अमेरिका में हमारे सफीर मौजूद हैं, जलील अब्बास जिलानी साहब ने काफी तनकीद का निशाना बनाया एक अमरीकी अखबार को, जिसने ये कहा कि अफगानिस्तान में बदअमनी के जिम्मेदार पाकिस्तान को करार देते हुए ये कहा कि पाकिस्तान ने ये तमाम चीजें की। इस चीज को काफी तनकीद का निशाना बनाया गया इनकी तरफ से। कुछ अर्से पहले तनवीर साहब, इनकी जानिब से भी एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आई थी हमारे ही सफीर की जानिब से, अब इन्होंने इसको तनकीद का निशाना बनाया। पहले वो स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट को जरा कंपेयर भी कर लीजिए। बात यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात काफ़ी कशीदा हैं आजकल। पिछले 3 माह से तकरीबन सर्द महरी के मामला चल रहे हैं। पाकिस्तान के जो मशीर ख़ारजा हैं वो कहते हैं कि हमने डॉक्टर शकील के मामले में अमेरिका की बात नहीं मानी, हकानी ग्रुप के मामले पे बात नहीं मानी, न्यूक्लियर के हवाले से अमेरिका की जो डिमांड्स हैं वो नहीं मानी। इस पे अमेरिकी हमसे नाराज़ हैं और उन्होंने F-16 पे पाबंदियाँ लगाई हैं, उन्होंने वो कोलिशन सपोर्ट फंड के ऊपर नई शराइत रखी हैं। ये जो इदारिया है न्यूयॉर्क टाइम्स का, इसमें संगीन इल्ज़ामात लगाए गए थे पाकिस्तान पे। कहा गया था कि अफ़गानिस्तान में आलमी बरादरी की नाकामी की वजह पाकिस्तान है। कहा गया कि पाकिस्तान जो है डबल गेम कर रहा है। तो जलील अब्बास जिलानी साहब ने कल इनका जवाब दिया। उन्होंने कहा ये इदारिया जानिबदाराना है, इसमें फैक्ट्स दुरुस्त तरीके से पेश नहीं किए गए। ये जो तवील तनाज़े की एक पेचीदा तारीख़ है अफ़गानिस्तान के अंदर,
اس کو اس ادارے میں نظر انداز کیا گیا ہے. کیا امریکی بھول گئے ہیں کہ پاکستان کے کتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, پاکستان کے کتنے لوگ شہید اور زخمی ہوئے ہیں, پاکستان نے انٹیلیجنس شیئرنگ کی ہے, پاکستان کے جو معاملات خراب ہیں, یہاں جو ریموٹ ڈیوائس ہے, یہاں جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہیں, یہ تو عالمی طاقتوں نے اپنی دشمنیوں, اپنے مفادات کے لیے پاکستان کو ایک بیٹل فیلڈ بنا کے رکھا ہوا تھا. ان چیزوں کو اس ادارے کے اندر اگنور کیا گیا ہے. اچھا وہ یہ بھی بھول گئے شاید کہ پاکستان کے کتنے پیسے لگے ہیں, اب افغانستان میں اگر کولیشن فورسز ناکام ہوئی ہیں تو اس کا ذمہ دار پاکستان نہیں ہے. ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, اپنا کام صحیح سے کر نہیں پائے, امریکی پاکستانیوں پہ الزام تراشی کر رہے ہیں. کیوں فاروق صاحب؟ پہلی چیز سمجھنے کی یہ کہ نیو یارک ٹائمز جو ہے یہ ہمیشہ کبھی یہاں سے کوئی پرو پاکستان یا پاکستان کے حق میں کوئی سٹوری کبھی نہیں آئی ہے. یہ اس کا زیادہ تر باعث جو ہے اس طرح سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دیں. میں آپ کو بتا دوں تو لیکن میرا خیال ہے کہ سیفلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں. ذرا ایک کمنٹ لے لیجیے. بات یہ ہے امریکی حکومت کچھ تو اپنے جو دفتر خارجہ کے ترجمان کے ذریعے بولتی ہے, کچھ باتیں نیو یارک ٹائم کے ذریعے, اور وہ والی بات یہاں سے کہہ دی گئی. واشنگٹن پوسٹ کا پھر بھی تھوڑا کئی مرتبہ بیلنسڈ ہوتا ہے, لیکن نیو یارک ٹائمز تو کھل کے پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف لکھتا ہے. اور یہ جو ایڈیٹوریل تھا, ظاہری بات ہے جس میں تنویر صاحب نے زیادہ تر بتا دیا. ایک دو چیزیں یہ کہ اب ہم نے ان کو, یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے جو سفیر جلیل عباس جیلانی واشنگٹن میں, شکر ہے انہوں نے بھی کوئی اچھا کام کیا ہے, وہ بھی جاگے ہیں. ان کا جو میں رسپانس پڑھ رہا تھا وہ ایک بڑا اچھا, بڑا سٹرونگ رسپانس تھا. یہ کوئی نئی باتیں نہیں کر رہے امریکن. جب بھی پاکستان کے ساتھ ان کے اپنے انٹرسٹ جو ہیں وہ ڈائیورج ہوتے ہیں, کنورج نہیں کرتے, تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. نیوکلیر پروگرام کہ افغانستان میں آپ ذمہ دار ہیں, پیس پروسیس آگے نہیں چل رہا, حقانی, ڈو مور, یہ تمام چیزیں, ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے جواب, ہمارا بھی جواب ان کو یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں, ہم نے آپ کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کی ہے, آپ نے ہمیں 350, ہم نے ہیوملیشن سفر کی, 350 ڈرون اٹیک ہوئے, ٹھیک ہے, اس میں کئی ہمارے لوگوں کی مرضی بھی بیچ میں شامل تھی, لیکن ہم اس میں بھی بہت ذلیل ہوئے اور بڑا نقصان ہوا پاکستان میں. اور دوسری اکانومی میں $100 ارب پلس کا ہمارے کو نقصان پہنچا, یہ تمام یہ 12 سال والی جنگ جو ہوئی ہے. تو what I'm trying to say کہ ابھی اگر تھوڑا سے کچھ ایک ہوں گے نا ہمارے کو ہیلو ہائی ٹھیک ہو جائے گا, تو سڈنلی ان کی ٹون بدل جائے گی, ٹون چینج ہو جائے گی, ادارے تبدیل ہو جائیں گے, نیو یارک ٹائم کی تمام باتیں چینج ہو جائیں گی. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ امریکہ شاید یہ بھول گیا کہ بوٹس آن گراؤنڈ لانے کے بعد دم دبا کے بھاگنے والے بھی یہی تھے, اور پاکستان جو ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے اندر آگے بڑھا اور امن پروسیس میں اس نے اہم کردار ادا کیا. شاید کہ احسان بھول جاتے ہیں جلدی امریکی. لیکن بات کریں گے ایک اور چیز کے حوالے سے, پنجاب کے حوالے سے تھوڑا آئیں گے, لیکن بتاؤں گی آپ کو ایک چیز ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ پنجاب کے بارے میں کچھ بتاؤں گی. تو پنجاب کے بارے میں کہا جاتا تھا ناظرین کہ اس میں قانون کے حوالے سے بڑا بول بالا ہوتا ہے, قانون ٹھیک ٹھاک چلتا ہے, اس لیے کیونکہ باقی جو صوبے ہیں ان کے اندر گڑبڑ ہے, پنجاب میں اتنی نہیں ہے. لیکن پنجاب میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں جس سے سوال اٹھانا پڑتا ہے کہ کیا پنجاب کے اندر, پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اندر قانون کی خلاف ورزی اس طریقے سے کرنا صحیح ہے یا نہیں. پبلک کمپنیز کے اندر ایم پی ایز کا ہونا کیا قانون کی خلاف ورزی نہیں تنویر صاحب؟ دیکھیے یہ بات اگر کوئی عام آدمی کہتا تو شاید اس میں کوئی شک کی گنجائش رہتی. لاہور ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں حیرت ہے اس بات پہ کہ پنجاب میں جو معاملات ہیں وہ اس طرح چلائے جا رہے ہیں کہ جس میں قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے. دیکھیے جو پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہاں کوئی سیاسی عہدے رکھنے والے لوگ ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں نہیں آ سکتے. ان جو مسلم لیگ نون کے ایم پی ایز تھے انہوں نے اپنی سیاسی وابستگیوں کو خفیہ رکھا اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اندر شامل ہو گئے. اور پہلے تو بات انہوں نے مسلم لیگ نون کی حکومت نے یہ کی کہ بلدیاتی اداروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا اور ان کے اختیارات جو ہیں کوئی 1.5 درجن کے قریب کمپنیوں کو سونپ دیے گئے. اب دیکھیے صاف پانی کمپنی, لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی, ٹرانسپورٹ کمپنی, پارکنگ کمپنی, میٹ کمپنی, ان سارے کے اندر کن لوگوں کو لایا گیا؟ ماجد ظہور صاحب جو حمزہ شہباز کے چہیتے ہیں, انجینئر قمر الاسلام جو چودھری نثار کے کنسٹیچوئنسی میں ایم پی اے ہیں, کرن ڈار صاحبہ جن کی وابستگی شریف فیملی کے ساتھ پرانی ہے, حسین جہانیہ گردیزی, ایک لمبی لسٹ ہے یہ جو لوگ ہیں. بات یہ ہے کہ کل عدالت میں سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے لوگ آئے,
उन्होंने कहा जनाब ये कानून की खुलम खुला खिलाफवर्जी है, सही। हम इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पंजाब हुकूमत है ये क्यों कानून तोड़ के ये कंपनियां बनाना चाहती है, सही। क्यों बलदियाती जो इदारे हैं उनको इख्तियार नहीं देना चाहती? क्या मसला है शहबाज शरीफ साहब का कि वो मेट्रो ट्रेन के मामले पे अदालत से फैसले जो आते हैं उनकी रिस्पेक्ट करने की बजाय वो कानून तोड़ना चाहते हैं? अब ये जो ताज़ा सूरत हाल हुई है उसके अंदर तो मुझे लगता है कि ये सारी कंपनियों के अंदर जब एक MPA आता है वो फैसलों पे असरअंदाज होता है, वो पोस्ट एंड ट्रांसफर के ऊपर असरअंदाज होता है। अच्छा, वैसे वो इनके जो मामलात हैं उस उसके पे अंदर असरअंदाज होते हैं। बड़ी दफा देखा जाता है कि पंजाब के ब्यूरोक्रेसी में भी और जगहों पर भी अपने चहीते रखे जाते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनियों को तो छोड़ देते हैं। फारूक साहब नहीं, ये तो बहुत मैं कहता हूँ एक बड़े सीरियस एलिगेशन है और लाहौर हाई कोर्ट ने भी इस पर अगर नोटिस लिया है तो दिस इज वेरी सीरियस। देखिए इनका जो पंजाब में जो गवर्नेंस का मॉडल है ना, जो पहले मैं आपको सवाल का जवाब कि हाँ बिल्कुल, अब ब्यूरोक्रेसी में अगर आप अपने लोग खास जगह पे लेके आएंगे और उनके थ्रू आप सारे फैसले कराएंगे तो मकसद तो सारा ये है कि टोटल आपका फाइनेंशियल कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है जी, एक तो ये। अब पब्लिक सेक्टर कंपनी में अगर आप ये MPs और इन लोगों को MNAs लेके आते हैं तो मकसद अगेन वही है कि आपका टोटल, क्योंकि बिग मनी इन्वॉल्व इन तमाम ऐसी बड़ी कंपनीज में, अरबों के इनकी प्रोजेक्ट्स हैं, बिलियंस इन्वॉल्व, तो इसमें जो फाइनेंशियल कंट्रोल है वो इस फैमिली के पास होना चाहिए। हम तो ये भी सुनते हैं, हमारे PMLN के दोस्त हमें बताते हैं कि जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब फ्यूचर, आप इसको कहते हैं ना चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट ऑफ पंजाब, ठीक है, वो उनका काम ही यही है। वो आपको ज्यादा नजर नहीं आते पब्लिक में, क्योंकि ये तमाम फाइनेंसिस के जो मामलात हैं जो सब कन्वर्ज हो रहा होता है वो ही इज लुकिंग आफ्टर ऑल दैट, सारा ये पैसे के मामला, ठीक है ना जी। सो दिस इज, इस पे तो अब आई डोंट नो SCCP जो है ये तो फेडरल अदारा है, क्या के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगा? मेरा नहीं ख्याल है कि SCCP को ये इजाजत देंगे। ये मामला हाई कोर्ट में चलता रहेगा। SCCP को इजाजत लेने की जरूरत है? SCCP तो मजाज है इस बात का कि कार्रवाई करे, उनका काम है, तो जिस तरह नैब का काम है कार्रवाई करना। देखिए मुझे पंजाब हुकूमत में फारूक साहब, होने देंगे, मुझे पंजाब हुकूमत के जो ला अफसरान हैं उनसे मुलाकात का मौका मिलता रहता है। वो बेचारे इस कदर परेशान हैं कि उनके ऊपर हुकूमत की तरफ से इतना दबाव डाला जाता है कि जो गैर कानूनी इक़दामात हैं उनको अदालत में जाके टेक अप करें, उनके हक़ में आप जाके कोई इस तरह केस प्लीड करें कि कोई फैसला उनको ठीक मिल जाए। बात यह है कि हुकूमत जो है वो रूल ऑफ लॉ पे उसकी रिस्पेक्ट करने की बजाय वो मर्ज़ी के फैसले क्यों हासिल करना चाहती है? 12 MPAs जो हैं, क्या इनको सियासी रिश्वत के तौर पे यहाँ नहीं रखा गया? क्या आप अपोजिशन के लोग जो हैं इनको पार्लियामेंट में तो ले जाने से आप डरते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के लोगों को पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में आप लेके आ रहे हैं? क्या इस मॉडल के साथ क्या पाकिस्तान में कोई बेहतरी हुई है? क्या कोई मीट अब बेहतर मिलना शुरू हो गया? क्या साफ पानी लाहौर में ज्यादा आ गया? क्या जो ट्रांसपोर्टेशन के मामलात हैं, क्या ये मेट्रो की कॉस्ट जो है कम हो गई या कॉस्ट उसकी बढ़ गई? तजवीज़ साहब, इसका एक और मकसद भी है कि यही लोग जो MNAs, MPAs और PMLN के, आपने इनको इनडायरेक्टली नवाजा भी होता है, और खासकर जो आपके ब्लू आइड हैं, जो क्लोज हैं टू द शरीफ फैमिली, तो लिहाजा उन लोगों को भी आप जब लेके आएंगे प्रिविलेजेस होंगे, पर्क्स होंगे, गाड़ियां होंगी, फॉरेन टूर होंगे। अवाम भी हैं, अवाम को क्यों नहीं नवाजा जाता अच्छी चीजों से? बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पहले डिले किया, पंजाब के अंदर सबसे जो है डिलेड गए बल्दियाती इंतखाबात। अब हम देख रहे हैं बल्दियाती इदारों के अंदर इस तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन बल्दियाती इदारों का तो हमारे आपको खबर ही कभी नहीं आती है कि भी उनको कितने फंड्स दिए गए, कितने उनके प्रोजेक्ट शुरू, हमें तो वो चीज उनका तो इंतखाबी अमल जो चेयरमैनों का है उसके ऊपर चूंकि एक अदालती वो मामला आ गया, और हुकूमत तो पहले दिन से हल्का बंदियों पे, इलेक्शन कराने पे जितने रोड़े इन पंजाब हुकूमत ने अटकाए हैं वो हमारे सामने है। वो नहीं चाहते कि ये आम आदमी तक इख्तियारात, और आम आदमी के इख्तियारात पब्लिक सेक्टर कंपनीज के इख्तियारात भी उठा के MPAs को दे दिए, तो खुद ही क्लैश है उन दोनों डेजिग्नेशंस के बीच में। एक पब्लिक सेक्टर कंपनी का डायरेक्टर और MPA, तमाम चीजें एक ही शख्स के हाथ में होंगी तो चेक्स एंड बैलेंसेस कौन रखेगा? लेकिन नाज़रीन, एक और शख्स जो है उसने हाथ मिला लिया है कप्तान से। कौन है? जाने माने एक्स अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली राजा रियाज साहब, जो कि बहुत सारी चीज़ों के हवाले से मशहूर हैं, लेकिन अपनी अंग्रेजी के हवाले से भी बड़े मशहूर हैं। मीरा के बाद शायद दूसरे नंबर पर वही हैं। क्लिप सुनिएगा, उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे। With the consensus of Pakistan is fast transforming into a water source country wherever feasible, as well as for undertaking
holistic measures of the water conservation. Conference was also brought out the imperative requirement of harnessing the potential of renewable hydel energy. काश हम भी पढ़े लिखे होते, तुम्हें लिखते जान जा इस दिल की दास्तां। काश हम भी पढ़े लिखे होते, तुम्हें लिखते जान जा इस दिल की दास्तां। शायद आपको समझ आ गई हो कुछ उन्होंने क्या बोला, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। एक्स MP है PP 65। मुझे बताइएगा PTI ने क्या सोच के इनको लिया, ये क्या सोच के PTI पे गए? पहली बात यह है कि अगर राजा रियाज साहब अंग्रेजी अच्छी नहीं बोल सकते तो ये कोई डिस्क्रेडिट नहीं है, अंग्रेजी हमारी कौमी ज़बान नहीं है, तो ये कोई उनके खिलाफ तो फिर चीज़ नहीं कोशिश भी ना करती। करें ना फारूक साहब, उर्दू में बात करें। मेरी बात मैं तो उर्दू कौन सी वो बड़ी धुली हुई बोलते हैं। लेकिन अब जो बातें मैं कहना चाहता हूँ, पहला ये कि मैं हैरान हूँ कि राजा रियाज साहब और PTI ये तो कोई बात बनती नहीं है, ये सही। बिल्कुल टोटली मिसमैच है। मैं अगला सवाल मेरा ये है कि जो शख्स आसिफ जरदारी साहब का लॉयलिस्ट और जियाला हो, वो कैसे इमरान खान के नज़रियात और PTI की नज़रियात पे आगे चल सकता है? ये तो पहले ही दिन से फेलियर है मेरी नज़र में, नॉट स्टार्टर। और यही हुआ, देखें कल हम जैसे ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी चैनल 92 पे, तो उसके थोड़ी देर बाद बाई चांस हम PTI के एक बड़े मोहतरम लीडर हैं जमशेद तरीन साहब से हमारी की मुलाकात होगी। पहला सवाल मेरे उनसे ये था कि ये आप लोगों ने क्या किया है? आप राजा रियाज साहब इनके ये फिट हैं PTI के लिए? ऐसे लोगों को आप PTI में लेके आ रहे हैं? मैंने कहा कि अगर आप उनके हल्के से अभी जितना भी था, अब मैं आपको श्योर करता हूँ आप वो भी हल्का हार जाएंगे। और साथ लेकिन देखें नेचुरल रिएक्शन लोगों को आता है। PTI में लोगों ने बड़ा इतराज़ किया, खासकर फैसलाबाद उन इलाकों में जो उन्होंने कहा, और इमरान खान को पता लग गया कि भाई ये मामला गलत है, उन्होंने इनकी इंडक्शन को ऑन होल्ड पे डाल दिया। और मेरा ख्याल है फैसलाबाद में तो पहले ही मसले चल रहे थे, 8 मई को होना था जलसा, वो 20 मई को चला गया, और मसले क्रिएट क्यों किए जा रहे हैं? मुझे तो ये नहीं पता। देखो 2 ग्रुप वहाँ PTI के पहले हैं, अब ज़रा तीसरा ग्रुप हो जाएगा तो उससे PTI को क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि PTI ने देखा क्या है राजा रियाज साहब ने। क्या इनका कैरियर बेदाग है? क्या इनका पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है? क्या ये बहुत ज़्यादा सलाहियतों के हामिल हैं? कोई पॉलिटिकल धड़ा इनका है? क्या ये वहाँ की कंस्टिट्यूंसी जीतने की सलाहियत रखते हैं, अगर आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का फैसलाबाद का इल्म हो? ये क्या वजह है कि तस्नीम नूरानी, जस्टिस वजीर, जावेद इकबाल, जावेद हाशमी, इस तरह के लोगों से PTI में फासले बढ़ रहे हैं और राजा रियाज जैसे लोग जो हैं इमरान खान के करीब आते जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसका जिस पार्टी से निकल के आए हैं वहाँ पे ढोल बज रहे हैं, लोग जश्न मना रहे हैं, और वहाँ पार्टी के इख्तलाफात थे। जिस बंदे का अपनी पार्टी में इख्तलाफ है उसको आप ले लेते हैं, खा उसके ऊपर कर्जे माफ कराए हों, 2 चीजें उसका क्रिमिनल एक चीज हो। शेयर करूं, 2 चीजें सुन लें। एक तो ये कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये पीपल्स पार्टी के पिछले दौर में ये खबर मैंने पढ़ी थी कि जनाब इनकी जो फैक्ट्री के कोई मामला हैं, इलीगल गैस कनेक्शन वगैरह, वो खबरें भी कई बातें हैं हमारे सामने आई है। सही है, PTI के पहले लीडर तो नहीं है जिनके बारे में बात आई है, बहुत सारे लीडरान के बारे में ऐसी बात आ रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो नारा लेकर इमरान खान साहब चले थे, क्या ये लीडरान उस नारे को आगे लेकर चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे? नाज़रीन, चलने की बात करें तो बहुत अजीबोगरीब चीज़ें चल रही हैं भारतीय फौज में। भारतीय फौज के हवाले से आपको कश्मीर में तो पता ही है क्या करते हैं। भारतीय फौज के बारे में आपको ये भी पता है कि भारतीय खवातीन ने भारतीय फौज के खिलाफ जिस तरीके से एहतजाज किया वो भी आपको याद होगा। अब भारतीय बहरिया के बारे में एक अजीबोगरीब सी चीज़ सामने आ गई है। बेशर्मी और बेहयाई की तमाम हदें पार कर दी हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ कोई और नहीं कह रहा, वहाँ की अदालतें भी कह रही हैं। तनवीर साहब, तमाम चीज़ें पहले भी सामने आती रही, अब एक नई चीज़ सामने आ गई। पहले ये थाने कचहरी तक की बात थी कि भारतीय बहरिया के जो सीनियर अफसरान हैं ये गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। फिर ये हाई कोर्ट में मामला आया। अब भारत की सुप्रीम कोर्ट ने केरला में पुलिस को हुक्म दिया है कि 3 महीने में आप एक खातून की जो शिकायत हैं उनको इन्वेस्टिगेट करें, जिसमें कहा गया है कि भारतीय बहरिया के सीनियर अफसरान गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। एक खातून को जो बीवी थी एक हिंदुस्तान की बहरिया के एक बड़े अफसर की, उसने कहा कि मैंने तलाक इसलिए ले ली है कि मुझे गैर इखलाकी सरगर्मियों पर मजबूर किया जाता था। और ये एक पूरा नेटवर्क है जो भारतीय बहरिया के
अफसरान के अंदर फैला हुआ है। बात यह है कि भारत के जो बहरिया के अफसरान हैं, इन पर इल्ज़ाम है कि ये अपनी बीवियों को अजियत देते हैं, उन्हें गलत कामों पर मजबूर करते हैं। इससे पहले ये बात ज़रा दबे लफ्ज़ों में कही जाती थी, अब एविडेंस के साथ सामने आई है और पुलिस इस पर कर रही है। देखिए, ये इंसानी म्यार से गिरी हुई हरकत है। हम जब इस्लाम के बारे में देखते हैं कि इस्लाम फौजों को, सिपाहियों को क्या कहता है, दरख्त नहीं काटने, खवातीन का एहतराम करना, बच्चों का एहतराम करना, बूढ़ों के ऊपर हथियार नहीं उठाना, ये भारतीय फौज की इखलाकी ज़वाल की अलामत है। पहले खवातीन बड़ा एहतजाज करती थी, हम लोगों ने पहले भी देखा है। अब ये चीज सामने आ गई है, पहले दबे लफ्जों में आती थी, अब खुल के सामने आ गई है। फारूक साहब, कुछ होगा भी या चीज दबा दी जाएगी, रग के नीचे ब्रश कर दी जाएगी? मेरा ख्याल है ये बिल्कुल दबा दी जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा मॉरल इशू है, बहुत बड़ा स्कैंडल सरफेस किया है इंडियन नेवी के। और इस तरह के बाय द वे इंडियन आर्मी के अंदर भी खबरें आई हैं, वो भी हमने पढ़ी हैं, जिसमें इंडियन आर्मी के जो जूनियर एनसीओज और सोल्जर्स हैं, ठीक है ना जी, उनकी जो फैमिलीज है, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ा है, उनको भी उनके जो सीन गैर अखलाकी मामलात, ये तमाम चीज़ें आगे मैं मजीद इसको क्वालिफाई नहीं करना चाह रहा, वो मुनासिब नहीं है। ये जो मॉरल स्कैंडल है, जब ये चीज़ें आती हैं, आई एम श्योर कि इंडियन आर्मी के अंदर भी, इंडियन नेवी में भी आप देखेंगे, उन्होंने बाकायदा कहा है जो स्टेट पुलिस है उनको कहा कि आप इन्वेस्टिगेट करें। ये जनाब उनकी आला अदलिया ने किया है। तो ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं। इससे पहले बहरिया ने इंटरनल तहकीकात करके इन लोगों को बरी-उज़्ज़मा करार दे दिया था। सही, ठीक है, बरी-उज़्ज़मा करार दे दिया। इसको यहीं एंड करते हैं। यहाँ की फौज की बात कर रहे हैं, हम अपनी फौज की बात करते हैं। तो नाजरीन, हमें ऐसे ऐसे जवान नजर आते हैं जो कि अपनी धरती, अपनी जमीन पर जान कुर्बान करने से दरेग नहीं करते। ऐसे ही एक जवान का नाम है कैप्टन सलमान सरवर शहीद। नाजरीन, ये वो शख्स हैं जिन्होंने इस धरती के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और इनकी डायरी जब निकाली गई तो उसके अंदर चंद खूबसूरत जो है सतरें थी, वो ये थी कि फिर मेरी रूह परवाज करे, मेरा लश्कर मुझ पर नाज करे, फिर लौट कर दुनिया में जाऊं, फिर जामे शहादत नोश करूं। फारूक साहब, इस तरह का शख्स जो कि पहले ही ऐसे अशार लिख रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज 14 मई को कैप्टन सलमान सरवर शहीद सितारे बसालत, उनका आज यौम शहादत है। 14 मई 2013 को वो भाड़ा में खैबर के जो ऑपरेशन थे वहाँ पे उन्होंने हिस्सा लिया। आर्मर्ड कोर के थे, ऑपरेशन शिराज 1, ऑपरेशन शिराज 2 और खासकर ऑपरेशन शिराज 2 में एक आज़ाद कश्मीर की लाइट कमांडो बटालियन की कंपनी जो एक सॉर्ट ऑफ घेरे में आ गई, बड़ी मुश्किल में वो फंस की, हर तरफ से फायर था और गोलाबारी थी। इन्होंने जाकर उस तक कुमक पहुंचाई, उनको रीइंफोर्स किया और मामला को ठीक किया। इसी तरह ऑपरेशन मनान में ये सब हो रहे हैं, किधर? अपना बाड़ा के एरिया में, खैबर एजेंसी में। ऑपरेशन मनान में 20 दहशतगर्दों को इन्होंने पकड़ा और एक हाजी कलीम पोस्ट पे जब हमला हुआ, बड़ी तादाद में मुनज़्ज़म हमला, तो ये गए और इन्होंने जो हमले को रिपल्स किया, वहाँ पे भी लोगों को मारा और पकड़ा और फिर बाद में 14 मई 2013 को एक ऑपरेशन में शहीद हो। जी देखिए, इंसान के पास सबसे कीमती चीज़ उसकी जान होती है। जो अपनी जान मादरे वतन की हिफाजत के लिए कुर्बान कर दे, उससे बड़ा आदमी कौन हो सकता है। और ये कैप्टन सलमान सरवर शहीद जैसे लोगों की कुर्बानियाँ हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में अमन आ रहा है और हालात बेहतर हो रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात। ठीक है, हम लोग अगर कैप्टन सलमान सरवर शहीद की बात करें तो शायद टाइम ख़त्म हो जाए लेकिन बात ख़त्म ना हो। लेकिन आज के हमारे शो से इतना ही, हमें जाना होगा। हमारा फेसबुक और ट्विटर बाखबर सुबह के नाम से हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते कैप्टन सलमान को हमारा ट्रिब्यूट। मैं